मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रहे तमाम ऐसे मिशंस की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप इन जानकारियों का सही इस्तेमाल कर इन योजनाओं का, इन मिशंस का लाभ ले सकें। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में, एक ऐसी महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जिसके जरिए हमारे पशुपालकों को काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे पशुपालन के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार कदम कदम पर, समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे हमारे पशुपालक लाभ ले सकें। आज हम बात करेंगे 21वीं पशुधन गणना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पशुधन गणना शुरू हो चुकी है और ये फरवरी तक चलने वाली है। ऐसे में आप कैसे पशुधन गणना का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे विभाग तक आप सही जानकारी पहुंचाएंगे तो आपको लाभ होगा और इससे सरकार को भी एक फायदा होता है, जिससे आपके पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में जो सरकार है और जो विभाग है उसको मदद मिलती है। तो आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ खास है 21वीं पशुधन गणना में। जिस तरह जनगणना होती है उसी तरह पशुओं की भी गिनती की जाती है। बस फर्क इतना है कि जनगणना हर 10 साल में होती है और पशुगणना 5 साल में। पशुगणना के दौरान एक व्यापक डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें पालतू जानवरों और पक्षियों पर विस्तृत आंकड़े जमा किए जाते हैं। भारत में पहली पशुधन गणना 1919 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 20 गणनाएं हो चुकी हैं। इस समय 21वीं सदी जारी है, जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2024 को हुई थी और समाप्ति फरवरी 2025 तक होनी है। 2019 में हुई 20वीं पशु गणना में डिजिटल तकनीक का सहारा लिया गया था। इस बार भी डिजिटल तरीका अपनाया जा रहा है। पिछले 5 साल के दौरान तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार के आंकड़े पहले की तुलना में ज्यादा सटीक और व्यापक होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी, खास तौर से पशु चिकित्सक या अर्ध पशु चिकित्सक, पशुओं को गिनने में लगे हैं। 21वीं गणना के दौरान 16 प्रजातियों की 219 नस्लें गिनी जा रही हैं, जिनमें मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी शामिल हैं। पशुधन के अलावा मुर्गी, बतख, टर्की, गीज, बटेर, गिनी मुर्गी, शुतुरमुर्ग और एमू जैसे पोल्ट्री पक्षियों की भी गणना हो रही है। हमारे देश में कृषि के साथ साथ पशुधन ग्रामीण परिवारों की आय, उनके रोजगार और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंकड़े बताते हैं कि पशुपालन देश भर में 2 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। विशाल देश होने के कारण भारत में पशुओं की संख्या काफी अधिक है। इस बार की गणना में अधिकारी 30 करोड़ से अधिक घरों में जाकर पशुओं की गिनती करेंगे। इनमें खानाबदोश समुदाय और चरवाहे भी शामिल हैं। ये गणना पशुधन पालन में लिंग भूमिका, नस्ल प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार और ग्रामीण आजीविका जैसे प्रमुख मुद्दों को लागू करने में सक्षम बनाएगी। पशुधन गणना सिर्फ एक गणना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों में सहायता प्रदान करती है। इससे मिली जानकारी पशुपालन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने में सक्षम बनाते हैं। तो देखा आपने पशुधन गणना कैसे आपके लाभ के लिए किया जाता है और कैसे इससे सरकार को मदद मिलती है ताकि आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं सरकार पहुंचा सके और उसके हिसाब से सरकार योजनाएं बना सके। इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहां लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सरकार आपके साथ।
सिर्फ पसीना बहा लेने से और फसल उगा लेने से कोई किसान नहीं हो जाता। जो अपनी सोच के बल आगे बढ़ते हैं वही हालात बदलते हैं। प्राकृतिक खेती में अग्रसर ऐसी एक महिला किसान जो मिट्टी को अपनी मां के समान पूजे और खेती में करे कमाल। यह है भारत की फार्म लेडी बेमिसाल। मिलने के लिए हो जाइए तैयार। आ रही है भारत की फार्म लेडी पल्लवी रेदू जियानी। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 5 जनवरी रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे किसानों के कुछ सवाल और विशेषज्ञों के कुछ जवाब। तो आइए बिना देर किए हुए सीधा रुख करते हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय जी का और कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। देश में 21वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना शुरू हो चुकी है और इस पशुधन गणना में क्या कुछ खास है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हम मौजूद हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग में। आप हमारे साथ देख रहे हैं अलका उपाध्याय जी हैं, सचिव हैं इस विभाग की। आपका बहुत स्वागत है मैम दूरदर्शन किसान पर। मैम, अगर हम बात करें पशुधन गणना को लेकर, 21वीं पशुधन गणना शुरू हो चुकी है। ये पशुधन गणना क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए, और इससे हमारे देश में जो पशुपालक हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। हमारी ये 21वीं पशु गणना चालू हो चुकी है और मैं इतिहास भी बताना चाहूँगी थोड़ा सा कि ये हमारी पशु गणना 1919 में प्रारंभ हुई थी। 20 पशु गणना हम कर चुके हैं और ये 21वीं पशुधन गणना हम लोग करने जा रहे हैं। और ये 24 अक्टूबर 2024 को हम लोग इसको ऑफिशियली हमने लॉन्च किया, जिसका कार्य निरंतर चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च महीने तक हमारी गणना का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में डेटा क्लीनिंग, डेटा का स्ट्रैटिफिकेशन इत्यादि होते होते हम जून तक नई पशु गणना के आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगे। पशु गणना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत विस्तार वाला एक कार्यक्रम है जो कि हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा है, हमारे ज्योग्राफीज़ हर जगह अलग अलग हैं और हमारे जो पशुधन हैं वो स्मॉल एंड मीडियम रेंज के फार्मर्स के पास में है। एक परिवार के पास में 4 या 5 का औसत होता है। तो हर घर तक पहुंचना और हर पशुधन की गणना करना अपने आप में एक बहुत व्यापक काम है। जब ये डेटा हमारे पास में इकट्ठा हो जाएगा तो ये हमारे पशुधन के विकास का एक बैकबोन साबित होगा। इसके माध्यम से हम प्लानिंग कर सकेंगे और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर सुधार किया जाएगा और ज्योग्राफी स्पेसिफिक हम लोगों को क्या क्या योजनाएं किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करनी है उसका एक ये बहुत बड़ा योगदान होगा ये पशुधन गणना का। जी मैम, आपने लाभ बताए कि किस तरीके से लाभ होंगे और किस तरीके से अब तक लाभ होते हुए आए हैं इस गणना के, लेकिन ये काम ज़रूरी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हर 5 साल के अंतराल में ये विभाग इस गणना को कराता है? महत्वपूर्ण की अगर इसकी बात की जाए तो क्या महत्ता है इसकी? महत्व इसका इतना बड़ा है, सबसे पहले तो हम ये आकलन कर पाते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे पशुधन है कितना, पहली चीज़। नंबर 2, इस पशुधन गणना के आधार पर ही आज हम बहुत गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हम पशु गणना के आधार पर विश्व में 2nd नंबर पर हैं। हम जहाँ तक बफलोज़ हैं उसके मामले में हम विश्व में 1st हैं। हमारा एक और कार्यक्रम होता है बेसिक एनिमल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो हम हर साल निकालते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हमारी ग्रोथ क्या हो रही है और निरंतर हमको ये जो डेटा मिलता है उससे हम ये समझ पाते हैं कि हम विश्व में कहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं एक ये भी बताना चाहूँगी कि इस समय जहाँ तक दुग्ध उत्पादन है हम विश्व में नंबर 1 पर हैं। जहाँ तक एग्स का प्रोडक्शन है हम नंबर 2 पर हैं।
जहाँ तक मीट हमारा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की बात है, हम नंबर 5वें स्थान पर हैं। तो इसलिए हमको ये हर समय ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे के विकास के लिए। जी मैम, अगर हम बात करें पिछले पशुधन गणना की, तो उसमें डिजिटल तकनीक इस्तेमाल किया गया था और जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना भी है कि भारत को डिजिटलकरण पे एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिले और काफ़ी हद तक उस पर हमें कामयाबी मिली है, तो इस गणना में भी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो 21वीं पशुधन गणना हो रही है, इसमें डिजिटल तकनीक किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से पशुधन को आज का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसा आपने खुद ही कहा कि 20वीं हमारी जब पशु गणना हुई थी तब हमने इस कार्य को डिजिटाइज किया था। जी, इस बार पुनः हम लोगों ने आकलन किया कि पुराने सॉफ्टवेयर में या पुरानी जो तकनीक थी उसमें क्या कमी थी, उसमें हमने संशोधन किया। जी, नए प्रकार से सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया, डेवलप किया गया। हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि हमें कितनी स्पीशीज़ को कवर करना है। लगभग 16 स्पीशीज़ को हम कवर कर रहे हैं और करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि 219 ब्रीड्स हम लोग इस पशु गणना में उसको कवर कर रहे हैं। सो इन सबका मानक तैयार किया गया NABGR के द्वारा, इसको प्रीफीड किया गया हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में, और एक ऐप के माध्यम से हर पशु गणना के लिए जो व्यक्ति जा रहा है वो इस तकनीक का उपयोग कर रहा है। हमने इस बार ये भी करा कि हम हर लेवल पे हम लोगों ने डैशबोर्ड्स उपलब्ध कराए हैं जिससे कि हर किसी को पता हो सके कि वो कहाँ पर हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो सॉफ्टवेयर हमने उन्हें इस बार यूज़ किया है, हैंडहेल्ड डिवाइस जो मोबाइल फ़ोन्स हमने इस्तेमाल किए हैं, उससे हमारे डेटा का कलेक्शन बहुत शुद्ध रूप से होगा और मुझे उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छा और हर लेवल से जो डेटा आ रहा है वो शुद्ध डेटा आ रहा है, वो मेन इसमें हमारा योगदान होगा इस सॉफ्टवेयर का। जी मैम, हमारे देश के विकास में खेती किसानी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, ये बहुत तेज़ी से योगदान देता है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में। और कई ऐसे समुदाय हैं जो पशुपालन से जुड़े होते हैं, खासकर अगर बात करें खानाबदोश समुदाय और चरवाहों की अगर हम बात करें, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते रहते हैं। ऐसे में देश में जो तमाम खानाबदोश समुदाय हैं, जो चरवाहे हैं, उनको इस गणना में कैसे शामिल किया जाएगा? तो हमारे यहाँ पर इस पशु गणना में 2 प्रमुख चीज़ें हुई। एक तो हम जो डेटा ले रहे हैं वो हम जो आप पैस्टोरलिस्ट की बात कर रहे हैं या चरवाहों की बात कर रहे हैं, हम उनका डेटा पृथक से ले रहे हैं। कहाँ पर हैं, कैसे मूव करते हैं, कितने जानवर हैं, उसकी हम लोगों ने एक तैयारी की। और साथ साथ में हमने ये भी तैयारी की कि हम कितने महिला कृषक हैं, पशु कृषक हैं, उनका भी डेटा हम अलग से ले सकें। ये हमको सबको मालूम है कि पशु पालन के क्षेत्र में जो मैनुअल वर्क होता है लगभग 70% के करीब महिलाएं करती हैं। इस पशु गणना के आधार से हमें यह पता लगेगा कि कितनी महिलाएं ओन करती हैं, कितने वो उनके पास में जानवर हैं। तो एक ये मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जो हमारे पैस्टोरलिस्ट हैं या खानाबदोश समुदाय हैं, हमें पता नहीं लगता है कि किस तरफ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में जो हमारा पशुधन ऐप है उसके माध्यम से भी हमने कोशिश की है कि हम ट्रैक कर सकें इनको, इनका समय पर टीकाकरण करें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हो। तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ पर कौन से खानाबदोश समूह हैं, तो हम बहुत ईजिली उनको आइडेंटिफाई करके रजिस्ट्रेशन का काम और उसके बाद में उनके वैक्सीनेशन का काम भी कर सकेंगे। जी मैम, अगर वैश्विक स्तर की बात करें, हम वैश्विक स्तर पर अगर तुलना की जाए तो क्या आधार है हमारे पशुधन गणना का? हम कितना डेवलप हो पा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे मिशन के तहत? मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत एडवांस्ड हो, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं जी इस पशु गणना में। बहुत व्यापक है हमारा स्तर। मैं USA की बात कर रहा हूँ तो ये USA और बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर कि पशु गणना कृषि संगणना के साथ में ही हो जाती है जी। अमेरिका का हम लोगों ने ज्ञात किया तो वहाँ पर फार्मर्स को एक क्वेश्चनर भेज दिया जाता है कि आपके पास कितने क्या जानवर हैं, किस प्रकार के, और वो भेज देते हैं। यानी कि डेटा भरने की जिम्मेदारी पूरी पशुपालक की ही होती है। ब्राज़ील का देखें तो ब्राज़ील यही अपने हैंडहेल्ड डिवाइसेस या उसको पहचान परख कुछ डिवाइसेस होती हैं,
वो लेकर जाते हैं जी। परंतु उनका फार्म साइज जो होता है वो करीब जहाँ पर 50 कैटल हैं वहीं पर गणना करते हैं, जहाँ पे 200 से ज़्यादा पोल्ट्री के यूनिट्स हैं या बर्ड्स हैं वहाँ पर पशु गणना करते हैं, उसे छोटे में करते नहीं, क्योंकि इन सभी जगहों में हम लोगों ने ये देखा है कि काफ़ी जो होल्डिंग साइज़ होती है फार्मर की वो काफ़ी बड़ी होती है, वो ज़्यादा पशुओं को रखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली नाइजीरिया का हम देख रहे थे, तो नाइजीरिया में कुछ एरियल सर्वेक्षण के द्वारा होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस प्रकार से हो रहा है जी। परंतु हर घर में पहुंचकर इस प्रकार की पशु गणना हमारे देश का एक यूनिक कार्यक्रम है और इसी के बदौलत हम लोग बहुत अच्छे अपने स्कीम्स को डेवलप कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि अभी इस क्षेत्र में प्रगति भी बहुत अच्छी हो रही है। जो कृषि का क्षेत्र है, ओवरऑल इकोनॉमिक सेक्टर, उसमें जीवीए करीब 30% का इधर पशुपालन क्षेत्र से ही आ रहा है। जी मैम, अगर हम बात करें अपने विभाग की, हमारा विभाग दिन रात एक लगकर, आप जैसे तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो दिन रात एक करके इस पशुधन गणना को सक्षम करने में मजबूती से लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने पशुपालकों की, उनकी तरफ से आप लोग क्या योगदान अपेक्षित करते हैं जिसके ज़रिए इसके जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में कामयाबी हासिल हो? जो पशुपालक है वो आपको जो देख रहा है उसकी तरफ से आपको क्या सहयोग की अपेक्षा है? देखिए, दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि कृषकों को ये समझना चाहिए कि ये जो डेटा है वो उनके हित में है। जी। हमको पता होगा तो हम उसी प्रकार से उनके पशुओं के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को निरंतर चालू रख पाएंगे, जी। अच्छी तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे। अगर हमें पता होगा कि कहाँ पर किस प्रकार की प्रजाति के जानवर हैं, हम उस प्रकार से वहाँ पर अपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है और ये मेरी गुजारिश होगी, मेरी बहुत करबद्ध निवेदन होगा अपने कृषकों से कि इस डेटा को आप सही दें। यदि आप सही डेटा देंगे तभी हम सही प्रकार से इस क्षेत्र में और प्रगति कर सकेंगे, अच्छी तरीके से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन कर पाएंगे और योजनाओं का नया नीति निर्धारण भी हो सकेगा। आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपका ये डेटा पब्लिक होगा। जो भी डेटा होता है वो पूरा कलेक्टिव डेटा हम लोग पब्लिश करते हैं। जो यूनिट होती है या संगणना का एक घटक होता है उसका डेटा कहीं पे अलग नहीं पब्लिश होता है, यानी आपका डेटा पूरी तरह से हमारे पास में सुरक्षित रहता है। जी मैम, अगर बात करें सामाजिक परिस्थितियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ उलझने पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई बार हमारे कृषकों के, पशुपालकों के मन में एक मिथक होता है कि सरकार ये आंकड़े इसलिए तैयार कर रही है कि हमारे ऊपर कर लगा दिया जाएगा या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं न बना दी जाए जिससे हमें कोई बाधा उत्पन्न हो। इस तरह के पशुपालकों को जो ये मिथक बने हुए हैं उनको दूर करने के लिए आप लोग इस चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, और जो इस तरह के मिथक बने हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम क्या करना चाहिए? इसमें जैसे आज हम आपके प्रोग्राम में आए हैं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है कि हम लोगों को बात पहुंचा सकें जी। कि इससे कोई नुकसान नहीं है। आपका डेटा आपका प्राइवेट डेटा है। इस डेटा को हम आपके उपयोग के लिए और आपके ही अच्छे उपयोग के लिए यूज़ करेंगे। हम ये भी आप लोगों से बात कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी कर जैसी बात नहीं होगी या टैक्स जैसी कोई भी बात नहीं होगी। टैक्सेशन एक बहुत अलग चीज़ है क्योंकि ये डेटा हम इंडिविजुअल लेवल पर कहीं पर पब्लिश नहीं करते हैं। किसी को नहीं ज्ञात होगा कि रामलाल जी का या सुंदरी दीदी का या राम गोपाल भाई का कहीं पर अलग से डेटा हम लोग पब्लिश करें। आप लोग निश्चिंत रहें। और ये बात हम निरंतर हमारे कुछ जो टीवी कमर्शियल्स भी चल रहे हैं या रेडियो से हम लोग बातें अपनी पहुंचाते हैं, उसके माध्यम से भी सभी लोगों को इस बात के लिए अवगत करा रहे हैं। मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन रहेगा कि आप सरकार पर विश्वास रखें और अपना सही डेटा हम लोगों को साझा करें। जी, मान लीजिए मैम किसी क्षेत्र के अंदर पशुधन गणना हो चुकी है और कुछ एक लोग वहाँ अछूत रह गए हैं या वहाँ तक जो विभाग की टीम है नहीं पहुँच पाई, वो लोग कैसे संपर्क करें, या फिर वो अधिक जानकारी आप तक पहुँचाना चाहते हैं तो क्या कहाँ से संपर्क किया जाए, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हर स्तर पर जी ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि हम लोगों ने कॉल सेंटर प्रारंभ किया है। मैं कॉल सेंटर का यहाँ पर नंबर भी देना चाहूँगी, 1800115060। मैं दोबारा दोहराऊंगी, 1800115060।
00115060। ये हमारे कॉल सेंटर का डेटा है। यदि कहीं पर आपके पास में संगणक नहीं पहुँचे हैं, एन्यूमरेटर्स नहीं पहुँचे हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, आप इस कॉल सेंटर पे फ़ोन लगाकर अवगत करा सकते हैं हमको, और हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि एक टीम जाए आपके यहाँ पर और सही डेटा का संकलन करे। जी, पशुपालकों के पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार भी बहुत कदम कदम पर ऐसे एहतियात कदम उठाती रहती है, जिससे तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर पशुधन के टीकाकरण की बात करें, नस्ल सुधारीकरण को बात करें, तो अगर हम बात करें इस जनगणना के आधार पर, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसको पूरा करने में मदद मिलेगी इस पशुधन गणना से? मैम, मैंने प्रारंभ में कुछ बात कही थी, मैं उसको दोबारा यहाँ पर एक बारी सिलसिलेवार बताना चाहूँगी। आपने खुद ही कहा कि किस क्षेत्र में कितने जानवर हैं और किस प्रजाति के जानवर हैं, उनका टीकाकरण समय पर हो, पल्स पोलियो की तर्ज पर हो। बिल्कुल, उस आधार के लिए हमको ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये हुई। नंबर 2, हमको ये भी मालूम है कि जिस प्रकार से ह्यूमन हेल्थ के लिए, यानी कि मानव संसाधन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अस्पताल बनाए जाते हैं, यही व्यवस्था हमारे यहाँ इस सेक्टर में भी है। ये राज्य शासनों का, राज्य सरकारों का कार्य है कि वहाँ पर सही समय पर पशु चिकित्सा उपलब्ध हो, इसके लिए डॉक्टर्स की पोस्टिंग हो, इसके लिए पैरावेट्स वहाँ पर हों, और जो आवश्यक संसाधन हैं वो हों। वैक्सीनेशन होता है, कितने दूरी पर कितने जानवर हैं उस हिसाब से वो अपना वैक्सीन लेकर जाते हैं। जो स्टोरेज होता है वैक्सीन का और जो कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, वो भी इस पशु गणना से हमारे सामने आएगी। नंबर 2, हमारा देश यद्यपि उत्पादन में बहुत अच्छा है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड है, लेकिन अभी हमें प्रोडक्टिविटी में बहुत काम करना है जी। और ये जो प्रोडक्टिविटी में हमको काम करना है, उसके लिए हमको अच्छे प्रकार के सीमेन की ज़रूरत है, अच्छे सीमेन स्टेशंस डेवलप करने होंगे, और उन्नत किस्म के जानवरों को आइडेंटिफाई, बोथ नर और मादा, जो हम बुल और डैम बोलते हैं, दोनों को आइडेंटिफाई करके हमारा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोग्राम है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोग्राम है, उसके माध्यम से हम लोग इस टारगेट को लेके चल रहे हैं कि हम अच्छे जानवरों का उत्पादन करेंगे, जिससे कि हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये डेटा भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तीसरा, जहाँ जहाँ पर हमारे पास में उपलब्धता दूध की ज़्यादा अब है, वहाँ पर हमको डेयरी प्रसंस्करण, यानी कि दूध प्रसंस्करण और चिलिंग प्लांट्स इत्यादि लगाने होंगे। ये डेटा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जहाँ पर जिस प्रकार से डाइवर्सिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स उत्पादन हो रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से मार्केट में पहुंचाएं, इसके लिए भी डेटा की बहुत ज़रूरत होगी जी। तो ओवरऑल ये एक बहुत पूरा लॉन्ग वैल्यू चेन है, एनिमल प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा सेक्टर है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एक प्रमुख अंग भी है, जिसमें कि भूख और जो हमारा जो उत्पादन जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेयरी, इन टर्म्स ऑफ मीट, कहीं पर ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र में वो कम हो रहा हो, यानी रिस्क मिटिगेशन के हिसाब से भी इस आंकड़े की बहुत ज़रूरत होती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को, हमारे पशुपालकों को भी, और उम्मीद करेंगे कि पशुपालक इस जनगणना में अच्छी तरीके से भागीदारी निभाएंगे और सही जानकारी विभाग तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर पहुंचाई जा सकें आपके लाभ के लिए। मैम, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे, आखिरी में कुछ संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगी? 1 लाख से ऊपर लोग लगे हुए हैं इस काम में और देश के विभिन्न कोनों में जा रहे हैं जी। बहुत सारा प्रशिक्षण हुआ है और यह कार्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि हमें आप सभी कृषक भाइयों और बहनों का योगदान या साथ नहीं मिलेगा, तब तक ये कार्य अधूरा रहेगा। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, हम 5 वर्षों में एक बार करते हैं और यदि हमने कहीं पर कोई गलती करी
तो निश्चित रूप से हमारे आंकड़े उसी प्रकार से प्रभावित होंगे, हमारी योजनाएं उसी प्रकार से प्रभावित होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बजट भी उससे प्रभावित होता है। जी। हम जो आपके साथ मिलकर जो कार्य करना चाहते हैं उसमें हमारा और आपका इस पशु संगणना में जुड़कर काम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों से यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से पशुधन गणना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जो भ्रांतियां इसको लेकर फैलाई जाती हैं उसके भी जवाब हमारे सचिव अलका उपाध्याय जी ने आप तक पहुंचाए। इन तमाम जानकारियों का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पशुधन के बारे में सही जानकारी अगर आप सरकार तक पहुंचाएंगे तो सरकार भी आपके लिए कदम कदम पर जो योजनाएं लेकर आती है उसको बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। इसके साथ ही आज की सरकार आपके साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आपको लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पर भी जाकर अपने सुझाव और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप फेसबुक पर जाकर सर्च कर सकते हैं सरकार आपके साथ, वहां जाकर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई सुझाव या सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800-1130-600। इस टोल फ्री नंबर पे आप अपने सवाल पोस्ट कर अपनी कोई भी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके साथ ही आज के सरकार आपके साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।